साल 2025 अपने अंतिम दौर में है और अब बहुत जल्द साल 2026 का आगाज होने वाला है। लेकिन साल 2025 में हरियाणा पुलिस ने अपने कुछ ऑपरेशंस से नई ऊंचाइयों तक अपनी कार्यशैली को पहुंचाया है और 2026 में हरियाणा पुलिस किस नए तेवर में अपनी कार्यशैली को अपराधियों के विरोध में लेकर आएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं खुद हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जब मैं 2026 की आपकी रणनीति के बारे में पूछूं, 2025 की अगर बात करें तो ये साल हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि अपराधों के दर में काफ़ी गिरावट आई है और खासतौर से ऑपरेशन ट्रैक डाउन और ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन जैसे जो ऑपरेशंस चले हैं, इसके बाद जो मैं अभी कुछ परसेंटेज देख रही थी जो आपने शेयर किए हैं आंकड़े, उसमें लगभग 5% से ज़्यादा जो है वो इन दो ऑपरेशंस के बाद ही अपराधों में गिरावट आई है। आप कैसे देखते हैं, कितना सक्सेसफुल इन ऑपरेशंस को मानते हैं साल 2025 के लिए? देखिए, ऑपरेशंस जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड पर्पस के लिए सारे रिसोर्स लगाते हैं। तो सालों साल से जैसे मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होती है तो उसमें जो बिंदु की उनकी चिंता किस बात को लेकर है, तो वो जैसे कहते हैं कि भाई ये जो एक्सटॉर्शन वगैरह का कॉल वाला है, इससे लोगों में बड़ा डर का माहौल होता है, तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि सप्लाई ड्रिवन एडिक्शन नहीं होना चाहिए, कि ड्रग्स का सप्लाई इतना ना बढ़ जाए कि लोग है इसलिए ले लिए टाइप से, तो वो नहीं होना चाहिए, इस पर सख्ती होनी चाहिए। और तीसरा है कि जगह जगह क्राइम डेंस नहीं हो कि यहाँ सट्टे वाले, यहाँ जुए वाले, यहाँ ड्रग्स वाले, अपने शहर इस तरह से ये ना लगे ये नो गो एरिया है। तो वो 3 बिंदु हैं। तो जो अपराध दर में कमी की बात आप कर रहे हैं, तो ये पूरे साल के मेहनत की वजह से थाने चौकी, STF, CIA सब लोगों ने मिल के किया इसको। तो अपराध 2 तरह के होते, प्रिवेंटिबल है, नॉन प्रिवेंटिबल है। तो मान ली सडन फाइट है, लड़ पड़े, उसमें कुछ हो गया तो उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन पता है कि ज़मीन का झगड़ा है, ये इस लड़ाई हो सकती है, या फिर ये क्रिमिनल है जो पैसों के लिए लोगों को तंग करता है, ये कर सकता है, ये प्रिवेंटिबल है। तो उस प्रिवेंटिबल के पीछे लगे रहे जो प्रिवेंटिबल क्राइम थे, और जो नॉन प्रिवेंटिबल थे उसमें फटाफट तफ्तीश करके मुलजिम को जेल भेजा। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से मैंने अपराध के लिए डेटरेंस खड़ा हुआ, हमारी जो लर्निंग इससे। तो हमें लगता है कि जो वो है उस किस्म के अपराधी जिनका ये पेशा है उनको जेल में रखना, और जो दुश्मनियाँ वगैरह है उसको रिजॉल्व करना जिससे कि वायलेंट नहीं हो, और जो हॉट स्पॉट्स क्राइम के हैं, महिलाएं जहाँ से गुजरती है और रात के टाइम में जहाँ से लोग गुजरते हैं, तो उन जगहों पर पुलिस की मौजूदगी, तो इन सारे एक्सरसाइज से हम अपराध के दर को नीचे रखने में सफल हुए हैं। तो जो 2026 की लर्निंग है कि पुलिस इस काम में लगे रहे, कि जो जिन्होंने अपराध को पेशा बना रखा है उसको जेल में रखने का, जो दुश्मनी वगैरह है तो और जो झगड़े चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने का, उसमें लगे रहें, और इलाके में पर मौजूदगी रखें जिससे कि पुलिस की प्रेजेंस की वजह से अपराधी भागे रहें। तो ये तीनों चीज़ें जो है नए साल में और जोर शोर से ज़मीन पर लाएंगे, जिससे कि लोगों को राहत मिले और अपराधियों की मुश्किलें बढ़े। बिल्कुल, अपराध विरोधी जो नीति 2026 है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा नए तेवर, नए कलेवर में रहने वाली है। बिल्कुल चाहते होंगे, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं सर। और सर, लेकिन जिस तरह से बात करें टेक्नोलॉजी की, जहाँ तक बात आती है, क्योंकि लगभग 2 महीने का समय यहाँ पर आपके पास था, आने वाले समय में क्या ऐसी रीतियाँ बनाई जाएंगी कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी और ज़्यादा सुदृढ़ जो है हमारे सिस्टम को बनाया जा सके? देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा से सभ्यता का हिस्सा रहा है। जो आग थी ये भी टेक्नोलॉजी ही है ना। फिर आपका जो एक इक्का बना, साइकिल बनी, जहाज बना, ये सारी टेक्नोलॉजी ही है। तो जो हम लोग काम वाम करते हैं उसमें भी तकनीक, आपका माइक भी टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। अपराधी टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं पुलिस को पीछे छोड़ने के लिए। अब पुलिस उसको कैचअप करती है। अब देखें, ई-कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, तो जितने भी ये चोर उचक्के ठग थे वो सारे उधर पहुंच गए। लोगों को बाला फुसला डरा धमका के उनका पासवर्ड ले लें या उससे कोई उल्टे पुल्टे काम करवावे जिससे उनकी क्षति हो, तो ये बदमाश वहाँ भी पहुँच गए। तो उनको डील करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी ही लेके आनी पड़ेगी। मैंने ये लोहा जो है लोहे से ही कटेगा। तो अब आगे जैसे देखें कि CCTV
और डिजिटल फॉरेंसिक्स, डीएनए फॉरेंसिक्स, इसका बड़ा महत्व होने वाला है। और हमारे पास आप देखें कि इस साल फॉरेंसिक साइंस में मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, भर्तियाँ दुगनी तिगनी हो गई, बजट काफ़ी आया है। अब देखें कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में 68 करोड़ की खरीदारी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सीसीटीवी और जो फॉरेंसिक साइंस है, इस दोनों के प्रचुर इस्तेमाल से हम ब्लाइंड केसेस भी सॉल्व करने में सफल हुए हैं। तो आगे इस पर काफ़ी जोर रहेगा। फिर आप देखें एआई टूल्स हैं, कि एआई टूल्स वो हुआ कि जो काम आदमी कर सकता है, आप मशीन कर सकता है। आदमी करने में जो 10 साल लगाएगा वो 2 मिनट में कर देगा। तो जो डेटा एनालिटिक्स में है ना, उसमें हम लोग एआई का और क्राइम जो प्रिडिक्शन में वो काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं इसको। जी सर, 2025 में आपने बहुत कम समय में बहुत बोल्ड निर्णय लिए हैं, जिसमें से बात करें तो लंबे समय से बात की जा रही थी एक एंटी टेरर टास्क फोर्स बनाने को लेकर भी, आपके समय में वो भी अब बन चुकी है। उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह से उसमें जो हमारे आपने कहा था कि थानों की ड्यूटीज़ ही लगाई है अपने ज्यूरिसडिक्शन में, और एनसीआर इलाके में और कुछ इलाकों में इसे ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्टफुल भी बनाया था, और उसके बाद जो अगर वहाँ पे सक्सेस रहता है तो पूरे स्टेट में से लागू किया जाएगा। फिलहाल इसका क्या स्टेटस? देखिए, जो घटना हुई है जो फरीदाबाद वाली, तो उसमें कई बातें नहीं है। एक तो ब्लाइंड स्पॉट था कि डॉक्टर भी ऐसा करेगा, दिमाग में आता ही नहीं था। दूसरा कि ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड है, कि इनका जो है ये मतलब लिंक विंक जो है आपस का ही है इनका। तो वैसे हालात में अब आप नहीं कह सकते हैं कि आप टारगेट नहीं है। तो हमने जो सिक्योरिटी एजेंट थाने के होते हैं, सीआईडी के लोग हैं, इनको काम पर लगा रखा है कि आप उन जगहों पर जाएं, है ना, उन इलाकों में जाएं, उन लोगों से मिलें जो इस तरह खतरा पोज करते हैं, और वहाँ कुछ दिखे आपको तो ज़रूर बताएं, उसको एनालाइज करके हम एक्शन लेंगे। तो टेररिज्म भी अब एक खतरा हमारे लिए है, मैंने उसमें अब उसको इनकार नहीं है। बट एक जो अच्छी बात है कि जो दिल्ली के एनसीआर के इलाके हैं, तो वहाँ की आबादी में इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। जैसे मेवात की बात करें तो वहाँ के लोग में इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उनका यूज़ तो ये कर गए नाइट्रेट खरीदने में, स्टोर करने में, बट उनकी सिंपैथी नहीं कि जी इनको क्यों पकड़ लिया या ये हमारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आबादी हमारी जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये इस तरह के लोग हैं जिन पर वैसे शक नहीं होता है, वो भी इस तरह काम में हो सकते हैं। तो एक हमारा वो नज़रिया बदला है इनके प्रति। तो हम ज़्यादा मैन आवर लगा रहे हैं, ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, और इस बात को लेकर सजग हैं। काउंटर अटैक टीम्स लगा रखी है सब जगह कि इस तरह की बात हो तो हम लोग उसका मुकाबला कर पाएँ। एनएसजी से लगातार हमारा संपर्क होता रहता है। तो एक हम तैयारी हालत में टेररिज्म में हैं। सर, ये साल में आपके बहुत सारे बयान भी ऐसे रहे जो बहुत वायरल रहे। थार और बुलेट वालों को भी साल 2025 हमेशा याद रहेगा, और इसके साथ ही आपके बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस रहे, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल्स को लेकर हो, उसमें भी काफ़ी राजनीतिक बयानबाजी हुई जो आपने सुनी, उसको भी आपको झेलनी पड़ी। तो और साल 2025 में लोग ये जानना चाहते हैं कि एज ए डीजीपी ओपी सिंह के लिए साल 2025 कैसा रहा, और क्या मेमोरीज हैं, और क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आपको हमेशा याद रहेगी? देखिए, कोई बोल्ड डिसीजन वाली बात तो है नहीं कि आप जब काम करते हैं तो आपके पास ये चुनौती होती है कि सीमित साधन को किस तरह से इस्तेमाल करें कि पब्लिक सेफ्टी का स्टैंडर्ड ऊपर जाए। तो उसमें जो जो आपको करना पड़ता है आप करते हैं। तो मैक्सिमम पुलिस जो है आपको लगानी पड़ती है कॉमन सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, है ना। तो हमने मैक्सिमम उनको बाहर निकाला, जो क्लरिकल पोस्ट थे उनको बाहर निकाला, जो घुसे पड़े थे इधर उधर सबको निकाल के कि जी आपका काम जो है कि अगर क्रिमिनल ए से बी को जा रहा है तो बी से ए को जाओ। तो अगर क्रिमिनल 1000 घूम रहे हैं तो आप 2000 घूमो। तो एक जो डेस्क के पीछे छिपे हुए लोग थे या किसी सो कॉल्ड वीआईपी के बगल में खड़े फोटो खिंचवा रहे थे, तो इन लोगों को निकाल के हमने कहा जी आप गश्त करें, आप ये चिन्हित अपराधी इनके पीछे लगे, पुलिस के काम में लगे, एक मैंने पब्लिक सेफ्टी की बात करें। तो हमको नहीं लगता हमने कोई बोल्ड डिसीजन लिया। जो बेसिक पुलिस का काम है वो हमने किया, और आपको खुशी होगी, आप भी इसको मानेंगे कि इसका असर दिखता है। और आप देखें कि मोटा मोटी जो क्राइम से डायरेक्टली इम्पैक्टेड लोग बहुत कम होते हैं। कि मान लिया कि 1000 मर्डर हो गया
तो जो 5 उसके घर के लोग हैं, 5 और पड़ोसी के हैं, तो उनको भी जोड़ दें आप, तो 10,000 लोग ही डायरेक्टली इम्पेक्टेड हैं। लेकिन डरे हुए सारे रहते हैं। उसी तरह जो चोरी चकारी ठगी थोड़े लोगों के साथ ही होती है, 10 और को जोड़ दें उतने की, लेकिन उसकी खबर देख देख के सारे परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा वैसा ना हो जाए। तो जो क्राइम के होने की वजह से जो इनसिक्योरिटी लोगों में आती है, उसको कम करने के लिए लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी पुलिस, जो मैक्सिमम पुलिस हमारे सिक्योरिटी में है, बदमाशों के पीछे लग रही है और ये कर रही है। लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। तो उसी क्रम में हमारी जो पुलिस से बात होती थी, मैं चिट्ठियाँ लिखता था हिंदी में, सारे पढ़ें कि हम ये कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आजकल अपने एक्स अकाउंट में लिखता हूँ कि भाई इतने कॉल आए थे, इतना हमने चालान किया, इतने को हमने एक्सीडेंट को भेजा, तब ना पुलिस, तब लोग देखेंगे कि अरे 4,000 पुलिस बाहर घूम रही है, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी। तो हमारा जो शो एंड टेल मॉडल है कि आपने किया फिर दिखाया, तो लोगों को लगा जब पुलिस ये सब कर रही है तो अपराधियों पर दबाव पड़ रहा है, उनके लिए अपराध इतना आसान नहीं है। आप मीडिया से पहले भी ये बता देते हैं सुबह उठते ही सारी जनता को कि पिछले 24 घंटे में कोई ऐसी आपराधिक घटना नहीं हुई है और प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल रहा है। वहीं एक आखिरी सवाल मेरा यही है सर, डीजीपी ओपी सिंह का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि अगले साल मैं जो चाहूँ करूँ। बिल्कुल, मतलब व्यस्त इतना रहता है तो आप कई बार अपने मन की नहीं कर पाते, तो नए साल में आप चाहते हैं कि अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरी कर पाएं, फैमिली को टाइम दे पाएं। नहीं, फैमिली को हम पूरा टाइम देते हैं, उनको हमसे कोई शिकायत नहीं है। हमको पुलिस का काम काफ़ी व्यस्त या बोझ वाला नहीं लगा। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये प्रिविलेज है कि आप बैठे हैं, कुछ तो सोचेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये अभी जेल से निकला है, ये किसी का नुकसान नहीं करे, तो इसके पीछे ये पुलिस लगाओ, है ना, या ये घटना हुई है, लोग परेशान हैं, जरा मिलो जाके, ये तो प्रिविलेज है, ये काम थोड़ी है। पुलिस की नौकरी नहीं है जी, आपको एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि दूसरों की समस्याओं के समाधान का। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिसको इस काम में थकावट होती है, टेंशन होती है, ये होता है वो होता है, बोला जी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, आपका दिमाग खराब है। कोई 3 किताबें आप लिख सकते हैं, लगभग 34 इयर्स का आपका एक बहुत सफल करियर रहा है, क्या और कई नई किताब भी लिखने का प्लान है? देखिए, किताब लिखना हर किसी की जिम्मेवारी है कि आपने ज़िंदगी जो जी है, कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं होता है, हम बना लेते हैं अपने को ऐसा कि आपने एक ज़िंदगी जी है, तो आपका जेनेटिक्स यूनिक है, आपकी अपब्रिंगिंग यूनिक है, आपने दुनिया देखा अपने तरीके से, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपका जो कुछ अनुभव है उसको लिखें और उसको जो है एक किताब का रूप दे दें। कोई उसको पढ़े ना पढ़े, आपकी ये इंटरजनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पहले किसी ने किताब लिखी, आपने पढ़ा, तो आपको फिर व्हील रीइन्वेंट नहीं करना पड़ा। जो जानी हुई चीज़ें थी आप जान गए किताब पढ़ के, आपको करके नहीं सीखना पड़ा। तो आपका भी अगली पीढ़ी के प्रति दायित्व बनता है कि जो कुछ, जैसे कि आप एंकर हैं तो कैसे एंकर बनी, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या स्ट्रगल है, तो बीइंग डीजीपी आपने अनुभवों को लिख रहे हैं आप? तो कैसे करेंगे। पहले मैं आपकी बात पूरी कर लूँ। तो अगर इस तरह की किताब आप लिखेंगे तो जितने भी बाद में एंकर बनने वाले हैं, आपकी गलतियों से सीखना चाहें तो उसके लिए अवेलेबल है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। आपके जो पिछली वाली पीढ़ी ने आपके लिए किया, आप आगे के लिए करो। हमारा किताब एक बीच में है, अभी क्राउड होस्टिंग का है, कैसे जेनजी की प्रॉब्लम है। तो बड़ा लोग शोर मचाते हैं कि भाई कहीं लड़के, कैसे इसको हम सरकार होने के बीच का संवाद ठीक हो। तो हमने जैसा कि एक एसएचओ का व्यवहार ठीक हो, इसके लिए एक तरीका निकाला था कि हर एसएचओ 50 ऐसे आदमी से संपर्क रखे जिसका आगे 20 पर प्रभाव है, 1000 आदमी से। अब एसएचओ ऐसा कर रहा है, हमें क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? चिट्ठी लिख देगा, उससे क्या कर लेंगे? तो हमने कहा साल में एक बार हम मैराथन कराएंगे, आप 1000 आदमी लेके आएंगे। और कब करेंगे, दैट विल बी सरप्राइज, आपको 8 दिन के नोटिस में बताएंगे। अब इस चक्कर में कि हमारे आदमी कम ना पड़ जाए, वो इलाके में घूमता रहता है, लोगों से बातें करता रहता, बोलता रहता, स्कूल वाले से मिलेगा, बस दे देना, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा देना, है ना, इस तरीके से। तो लोगों से मिलना जुलना उसका इसी वजह से हो गया। तो मेरा कहना ये है कि इलाके में हर तरह के लोग हैं, एक जो कि सही कारण के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, एक जो दंगे फसाद के लिए करते हैं। तो उसको पता करने के लिए कौन आदमी है जो दंगाई हो सकता है, दंगा फसाद कर सकता है, एसएचओ अपने थाने में क्राउड होस्टिंग करे कि हर 15 दिन में बुलाइए ऐसे लोगों को
कि जी आप 500 आदमी लेके आओ, देखिए कौन कौन लेके आता है, उसमें से कौन सा उग्र है, किसके पास गाड़ी है, पैसे हैं, और वो प्रभाव समाज पर बनाना चाहता है दबंगई करके, भीड़ इकट्ठी करके, भीड़ दिखा के। तो ऐसे लोगों की पहचान करें इस तरीके से, क्योंकि ये किसी से पूछेंगे तो किसी का नाम बता देगा। लेकिन अगर आप कहें कि हमारे थाने में कि 50 आदमी इन्वाइटेड है, आप 20-20 लेके आओ, तो जो 50 आएंगे तो आपको बातचीत से पता लगेगा ये कैसा आदमी है। तो अगर लगे इसमें कोई उग्र है जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, फिर वो सारे कानून पढ़ दीजिए उसके ऊपर। तो हम इसको क्राउड होस्टिंग को एक पुलिस के फील्ड क्राफ्ट की तरह सोचते हैं कि ये एक्सेप्ट हो, तो बाद में जाकर जो भीड़, बड़ी भीड़ हिंसक बन जाती है, वो क्या है, जो हिंसक बड़ी भीड़ है, ज़्यादातर लोग तो वैसे ही तमाशा देखने आ गए हैं। जो आगे का कॉलम है, आगे के 50-100 आदमी हैं, उसके जो 5-10 लीडर हैं, वो सारा ड्रामा करते हैं। तो वो जो 5-10 कौन है हर इलाके में, उसकी पहचान, और ये मोस्टली क्रिमिनल एक्टिविटी में रहते हैं, सारी ठगी ठोरी में लगे रहते हैं। तो उस ठगी ठोरी इसके गले में बांध दें तो इनकी सारी जो लीडरी है निकल जाएगी। तो हमारा ये उस पर मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा, हमने अखबारों में काफ़ी लिखा है, तो वो काफ़ी आर्टिकल इकट्ठे हुए हैं 300 पेज के आसपास, उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने साल 2025 के अपने अनुभवों को इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ साझा किया, और इसी के साथ साथ साल 2025 में किस दमखम के साथ पुलिस जो है वो अपराधियों के विरोध में सड़कों पर रहेगी, उसके बारे में भी जानकारी दी।